और बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवालों को देखकर डरते हैं कि भाई ये सवाल कैसे हल होगा, यानी उनको समझ नहीं आता है। तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि एग्जैक्ट यही आए, इसी तरह से कोई भी संख्या आ सकती है आपके सवालों में, ठीक है, आपके पेपर में। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं का अध्याय 1 पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। यानी ये जो वीडियो है एक वन शॉट वीडियो रहने वाली है। इस चैप्टर में जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को हम क्लियर करेंगे, सारे सवालों को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे चैनल से रेगुलरली पढ़ते हैं उनको पता है कि भाई हम बहुत आसान तरीके से समझाते हैं। बहुत सारे बच्चों को हमारे चैनल से हेल्प मिली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम जो है बहुत सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, जिससे बच्चों को पढ़ने में भी मजा आता है और सवाल भी बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो अध्याय है कक्षा 10वीं का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर्स भी हम कहते हैं, इसको पूरा का पूरा हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जो चैप्टर है इसकी कुछ जरूरी बातें हैं, यानी इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं तो बच्चों को सवाल भी समझ नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे, जिससे हम सवाल जो करेंगे ना उनको करने में आपको खुद ही मजा आएगा कि भाई हाँ अब हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं, इसकी जो बेसिक चीजें हैं उनसे शुरू करते हैं, फिर इसके बाद में हम आगे सवालों को भी हल करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा। मैं आपसे दावा करता हूं कि भैया हम जो आपको समझाएंगे हर चीज आपको समझ में आएगी। और ये जो चैप्टर है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, इसमें से परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो जरूरी बातें हैं उनको आप समझिए, क्योंकि ये जो जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं ना इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव भी आ सकते हैं और इसमें कुछ फार्मूलाज हैं, वो फार्मूलाज आपके सवालों में भी अप्लाई होंगे, सवालों में भी आपको इनको लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए √2, √5, √3 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है, लेकिन इस बात को तो आप ध्यान ही रखिए कि √2, √5, √3 इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में यदि PQR यानी PQR ये कोई धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं PQR, तो अगर हम इनका HCF निकालें और LCM निकालें और इन दोनों का गुणा करें तो वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये एक फार्मूला भी है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, खाली स्थान में भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। क्या है, अगर PQR कोई 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या है तो अगर हम कोई दो संख्याओं का, जैसे HCF हमने निकाला और उन्हीं दो संख्याओं का हमने LCM निकाला, तो LCM और HCF को अगर हम गुणा करेंगे तो उनका जो गुणा होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक और रूल है यहां पर, HCF अगर हम ये जो तीनों संख्याएं PQR अगर दो संख्याओं का निकाला तो ये हमारा एक फार्मूला बन गया, लेकिन अगर हम तीनों संख्याओं का HCF निकालें और LCM निकालें, इन दोनों को गुणा करें तो वो जो गुणा होगा वो PQR के गुणनफल के बराबर नहीं होगा। यानी ये जो फार्मूला है ये सिर्फ दो संख्याओं के लिए काम करता है, तीन संख्याओं के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको भी हम समझेंगे आगे। कोई भी दो धनात्मक संख्याएं A और B के लिए जहां A बराबर BQ प्लस R होता है, और यही हमारा क्या होता है, यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फार्मूला क्या है, A बराबर BQ प्लस R, जहां जीरो जो है वो छोटा है R से और बराबर भी हो सकता है, और R जो है वो B से छोटा होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में देखो यहां पर जहां Q जो है वो भागफल है, ये जो Q है यहां पर ये क्या है, भागफल है, R जो है वो क्या है, शेषफल है, और A जो है वो क्या है, भाज्य है। ठीक है, अभी हम सवालों को समझेंगे तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, आपको ये फार्मूला तो याद ही रखना है, A बराबर BQ प्लस R, ये जो है आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है, चाहे आपसे सही विकल्प में पूछ ले, चाहे आपसे किसी सवाल में पूछ ले, या आपसे खाली स्थान में भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद में किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है या लिखा जा सकता है। देखो कोई भी संख्या है, जैसे देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे 60 जो है ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इसको हमने क्या किया, इस तरह से तोड़कर लिख दिया, यानी हमने क्या किया, इसके टुकड़े करके लिख दिए। इसका मतलब भी यही है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को
अभाज्य गुणनखंड, यानी ये जो संख्या है ये क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। इसको आप गुणा करेंगे तो ये 60 ही आ जाएगा। इसी प्रकार 20 को भी हमने टुकड़े करके लिखा, क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2 और 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या होती है उसको समझो। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। अच्छा, अभाज्य इनको क्यों बोलते हैं कि भाई देखो अभाज्य संख्याएं जो होती हैं या तो उनमें एक से भाग जाता है या खुद से भाग जाता है, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं जाता है। जैसे यहां पर 2 है तो 2 में आप या तो 1 से भाग लगा सकते हैं या फिर 2 से लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी से भी इसमें भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में 3 को देखिए, या तो आप इसमें 3 से भाग लगा सकते हैं या 1 से लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी से भी भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए 13 है तो 13 में या तो आप 1 से भाग लगा सकते हैं या फिर आप इसमें 13 से लगा सकते हैं, इसके अलावा किसी से भी 13 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है कि जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, या तो वो एक से कटेगी या स्वयं से कटेगी, इसके अलावा किसी से भी ना कटे, उसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये अभी आगे हम चैप्टर में सवाल करेंगे ना, तो ये चीजें आपको वहां पर जरूरी याद होना चाहिए, अगर नहीं होंगी तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है भाज्य संख्याएं। जैसे अच्छा यहां पर एक चीज और समझो, यहां पर जो 2 है, 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है। ठीक है, 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य हो। सिर्फ 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में देखिए भाज्य संख्याएं 4, 6, 8, 9, 10, यानी एक ये जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो देखो भाज्य संख्याओं का उल्टा क्या होगा, अभाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्याओं का उल्टा क्या होगा, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखो अभाज्य संख्याएं क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटती, लेकिन भाज्य संख्याएं जो होती हैं जो एक से भी कट जाए, इसके बाद में किसी दूसरी संख्या उससे भी कट जाए और स्वयं से भी कट जाए। ठीक है, अब देखो 4 एक ऐसी संख्या, ये 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 4 से भी कटता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जो एक और स्वयं के अलावा, जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे, इसके अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कटे, उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में देखो परिमेय संख्याएं आ गई। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1/2, 3/4, 5/8, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। जहां पर जो Q है ना, ये Q कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी नीचे वाली जो संख्या है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में यहां तक। इसके बाद में देखो अपरिमेय संख्याएं, मैंने आपको बताया √2, √3, √5 और पाई, ये क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा भी देख लो, जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके उनको हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर जो 2 है इसको हम अपरिमेय संख्या क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस 2 को सोल्व करेंगे, इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे, तो इसका वर्गमूल एक ऐसा आएगा जैसे 2 पॉइंट इस तरीके से बढ़ता ही चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्या, यानी इसको बटे के रूप में हम व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे ही 3 है, इसका भी आप निकालेंगे तो इसका भी चलता ही चला जाएगा, 5 का भी चलता ही चला जाएगा, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। ऐसे ही पाई है, पाई क्या है, 22/7 होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो बटे के रूप में है, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये दशमलव के बाद में चलता ही चला जाएगा, चलता ही चला जाएगा, ये कभी भी इसका एंड नहीं होगा, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, अपरिमेय संख्याएं बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है वास्तविक संख्याएं। सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं, वास्तविक संख्याएं बनती हैं। ठीक है, आया समझ में। अगर आपसे कोई पूछे कि भैया वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सभी परिमेय संख्याएं सभी अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दिया जाए तो वो कहलाएंगी वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसके बाद में देखो यहां पर प्राकृत संख्या, ये भी हम समझ लीजिए, इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन इसको समझ लीजिए क्योंकि ये भी जरूरी है।
प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 2 3 4, यानी जिन संख्याओं का हम गिनने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि इस रूम में जितनी भी चीजें हैं सबको काउंट करो, तो आप कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से गिनेंगे। तो जो संख्याएं काउंट करने के लिए या गिनने के लिए यूज की जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। और ये संख्याएं अनंत होती हैं, आप गिनते ही चले जाइए, कभी भी खत्म नहीं होंगी। आप पूरी जिंदगी गिनते रहेंगे, संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होंगी। उनको हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद में देखो भैया पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो देखो भाई जीरो को भी अगर इसमें शामिल कर दिया जाए, यानी प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी अगर शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। यानी अब हम जीरो से काउंट करेंगे, 0 1 2 3 4, और ये भी कहां तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या है, देखो भैया सभी प्राकृत संख्याएं क्या पूर्ण संख्याएं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। देखो सभी प्राकृत संख्याएं, अगर इसमें से जीरो हटा लें तो ये सारी की सारी क्या है, पूर्ण संख्याएं। यानी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, तो देखो भैया सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि जीरो जो है वो जीरो अगर इसमें मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, तो जीरो क्या है, पूर्ण संख्या है, लेकिन यहां से यहां तक क्या है, प्राकृत संख्या है। तो अगर पूरी की पूरी संख्याओं को हम कहें कि भैया क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, तो सभी नहीं होती, जीरो को हटा देंगे तब ये प्राकृत संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद में पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, इसमें सभी नेगेटिव नंबर और सभी पॉजिटिव नंबर और जीरो भी शामिल होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो देखो भैया सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं। देखो भाई इधर से इतनी संख्याओं को हटा दें तो ये पूर्णांक संख्याएं बन जाएंगी। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होती हैं, तो बिल्कुल होती है। देखो इस नेगेटिव नंबर को हटा दें तो जीरो से इधर इधर की संख्याएं जो है वो क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो प्राकृत संख्याएं होती हैं और सभी पूर्णांक संख्याएं ना तो पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आती है भैया हमारी प्रश्नावली 1.1। यहां से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि भैया जैसे यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। अब बच्चे सोचते हैं कि भैया इसमें 140 है, 156 है और यहाँ पर 3825 है, ये है और ये है, इन्हीं में से सवाल आना चाहिए। लेकिन भैया यहाँ पर 140 की जगह आपको 120 भी दे सकता है। फिर आप कहेंगे सर ये तो किताब से बाहर आ गया। नहीं, यहां पर ये जो सवाल आपको दिए गए हैं ना, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए दिए गए हैं। यहां पर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया तो फिर आपको कोई भी सवाल दे दिया जाए आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि एग्जैक्ट यही आए, इसी तरह से कोई भी संख्या आ सकती है आपके सवालों में। ठीक है, आपके पेपर में। तो आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, ना कि सवालों पर। सवाल तो कोई भी बदल कर आ सकता है, लेकिन तरीका वही रहेगा, उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहां पर हमसे कहा गया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कीजिए। यानी हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इनको व्यक्त करना है। जैसे कि हमारा 140 है, इसको हमें क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे करेंगे देखो समझ लीजिएगा। जैसे यहां पर क्या है 140 है, ये हमने 140 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, दूसरी लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग लगाना है। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 2 से नहीं जाएगा तो फिर 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं जाएगा तो फिर देखो 4 आता है, लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है तो 4 से नहीं लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे 5 से। ठीक है, 5 से नहीं जाएगा तो फिर 7 से लगाएंगे, 7 से नहीं जाएगा तो भैया फिर 8 9 10 ये तीनों भाज्य संख्या, फिर आता है 11 तो 11 से लगाएंगे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हमें अभाज्य संख्याओं से इसमें भाग लगाना है। ठीक है, चलिए अभाज्य संख्याओं से भाग लगाते हैं सबसे पहले 2 से। तो 2 से लगाते हैं। देखो तो देखो यहां पर हमने लिखा 2, तो 14 में भाग कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14 और 0 है तो हमने 0 लगा दिया। आया समझ में। इसके बाद में देखो फिर से यहां पर हम लगाएंगे 2 से। अब यहां पर 7 है तो 2 तिया 6, अब 7 है तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 10, तो 2 पंजे 10। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर 2 से नहीं जाएगा तो अब देखो क्या 3 से जाएगा, तो 5 3 8 होते हैं, 3 से नहीं जाएगा। अब हम लगाते हैं 5 से। ठीक है, तो यहां पर 35 है तो 5 सत्ते 35। अब यहां पर 7 आ गया तो 7 से लगा देते हैं, 7 एकम 7। ठीक है, अब इससे आगे हम इसको हल भी नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा, ये जो 140 है इसके अभाज्य गुणनखंड अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे भैया, 140 जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इन सभी को लिख दो गुणा करके। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमने भैया 140 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया। इन संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे तो 140 हमारा
आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इसके बाद में देखो 156 है, तो यहां पर हम लिखेंगे 156। इसके भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले देखो 2 से ही चला जाएगा, यहां पर है 15, तो 2 सत्ते 14, अब 15 थे तो 1 बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2 अट्ठे 16। फिर 2 से चला जाएगा, तो यहां पर 7 है, तो 2 तिया 6, अब 7 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 18, तो 2 नाम 18। ठीक है, अब देखो भैया यहां पर आ गया है 39। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, देखो 2 तिया 6, अब यहां पर 7 थे तो 1 बचेगा, यहां पर होगा 18, 2 नाम 18। ठीक है, 39 आ गया। अब देखो ये 3 से कट जाता है, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, यहां पर 9 है, तो 3 तिरका 9। ठीक है, अब फिर से देखो यहां पर 13 आ गया, तो अब 13 सिर्फ 13 से ही कटता है, क्योंकि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो 13 एकम 13। ठीक है, अब यहां पर जो 156 है, इसको लिख देते हैं भैया। 156 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 2 3 और 13, तो यहां पर लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 13। तो ये हमने 156 को भी क्या कर दिया है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया है। आया समझ में यहां तक। इसी प्रकार यहां पर 38 25 है, इसको भी हम ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा 38 25। ठीक है, इसको भी यहां पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम व्यक्त करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ, ये हमने लाइन खींच ली। अब देखो यहां पर देखो ये काय से जाएगा, ये जाएगा हमारा 5 से, लेकिन उससे पहले हम चेक करते हैं क्या 3 से जाएगा। 5 और 2 7, 7 3 10, 10 और 8 18। हाँ, ये 3 से जा सकता है, तो पहले हम 3 से लगाएंगे, तो 3 एकम 3। ठीक, यहां पर 8 है, तो 3 दूनी 6, अब 8 थे तो 2 बचेंगे, यहां पर हो जाएगा कितना हमारा 22, तो 30 7 21, अब 22 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 15, तो 30 5 15। ठीक है, अब फिर से देखिए क्या ये 3 से कटेगा, तो 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। हाँ, ये फिर से 3 से कट जाएगा, 3 से काट देते हैं। यहां पर है 12, तो 3 चौके 12, यहां पर 7 है, तो 3 दूनी 6, अब 7 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 15, तो 3 5 15। ठीक है, अब देखो 4 और 2 6, 6 और 5 कितने होते हैं 11। अब ये 3 से नहीं कटेगा, अब काय से कटेगा, ये 5 से, तो चलिए 5 से काट देते हैं। तो यहां पर देखो 4 में तो जाएगा नहीं, 42 में भाग लगाएंगे, तो 5 अट्ठे 40। ठीक है, 5 अट्ठे 40 हो गए, अब 42 से तो 2 बचेंगे, यहां पर हो जाएंगे 25, तो 5 पंजे 25। ठीक, अब फिर से 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो 5 एकम 5, अब यहां पर 8 थे तो 3 बचेंगे, यहां पर हो जाएंगे 35, तो 5 सत्ते 35, क्या आ गया 17। अब 17 जो है वो सिर्फ 17 से ही कटता है, 17 एकम 17। ठीक है, अब इसको भी हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले इनको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि हमें लिखने में आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए इनको थोड़ा सा छोटा करके हम यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको ध्यान से देखो, ये जो संख्या है इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करते हैं, तो यहां पर आ जाएगा हमारा कितना 38 25। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3 3 5 5 और 17। ठीक है, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अच्छा एक और बार 5 है, उसको भी लिख देते हैं, ये हो गया 5 गुणा 17। तो ये जो संख्या है ये क्या है, हमने इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर दिया है। ठीक है, ऐसे हमें इन सवालों को सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, इसको भी कर लेते हैं। इनको यहां से हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, ये हमने इसको छोटा कर दिया। अब इसके बाद में देखो भैया 5005 है। ठीक है, तो ये हमने लिखा 5005, इसको भी क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो भैया देखो ये काय से कटेगा, भाई देखो सीधी बात है, ये इसके इकाई अंक 5 है, तो ये 5 से ही कटेगा, इसके अलावा ये किसी से नहीं कटेगा, तो 5 से काट देते हैं। देखो 5 एकम 5, यहां पर 0 है तो 0, ये 0 और 5 एकम 5। ठीक है, अब देखो भाई यहां पर ये ऐसी संख्या है, हमें पता नहीं चल रहा है कि ये काय से कटेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, सीधे सीधे अभाज्य संख्याओं से काट कर देखो। देखो क्या ये 7 से कट सकता है, देखो 7 से काट के हम देखते हैं, तो देखो भैया 7 एकम 7, अब 10 थे यहां पर, तो 7 कट के कितने बचे 3, तो यहां पर हो गया हमारा 30, तो 7 चौके 28। ठीक है, अब 30 थे यहां पर, तो 7 चौके 28 हो गया, तो 30 थे तो कितने बचे 2, यहां पर हो गया 21, तो 7 तिया 21, देखो ये कट गया है। अब आ गया है 143, अब 143 का भी हमें पता नहीं चल रहा भाई ये काय से कटेगा, तो 7 से काट के देखते हैं। सबसे पहले तो भाई देखो 7 दूनी 14। ठीक है, अब यहां पर 3 है, तो ये तो कटेगा नहीं, अब नहीं कट रहा है, तो देखो भैया इसके बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या है, 7 के बाद में आता है 13, तो चलो 13 से काट के हम देखते हैं। अब देखो यहां पर कितना है 14 है, तो 13 एकम 13, अब 14 है यहां पर, तो 13 तो कट गया, कितना बचा 1, तो फिर से यहां पर 13 हो गया, तो ये हो गया हमारा 13 एकम 13, कितना आ गया 11।
अब 11 से काट दो तो 11 एकम 11, तो देखो ये पूरा पूरा कट गया है। अब इसको भी हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे। ये हो गया 5005 बराबर, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 5, 7, 13 और 11। तो ये हमने लिखा 5 गुणा 7 गुणा 13 और गुणा 11। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार से हमें सभी सवालों को सॉल्व करना है। इसके बाद में आता है हमारा 74 29। चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको ऊपर खिसका देते हैं। हाँ, अब देखो ये आ गया हमारा 74 29। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो भाई देखो 2 से चेक करो, 2 से तो ये कट नहीं रहा है। इसके बाद में देखो 3 से चेक करो तो 9 और 4 13, 13 और 7 हो जाएंगे 20, 20 और 2 22, यानी 3 से भी नहीं कटेगा, ये 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काट के देखते हैं, देखो 7 से कटता है कि नहीं, 7 एकम 7। अब यहां पर देखो क्या है, 4 है तो 4 में जाएगा नहीं, तो ना जाने की 0, यहां पर हो जाएगा 42, तो 7 6 42। ठीक है, अब 9 है, हाँ ये 7 से भी नहीं कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे भाई, अब 7 के बाद में आता है 11, तो 11 से काट के देखते हैं। तो यहां पर देखो 11 7 77। ठीक है, 11 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे 77, तो 70 ज्यादा हो रहा है, यहां पर 74 है। ठीक है, तो 11 6 66। ठीक है, 67 68 69 70 71 72 73 74, कितने बचे हमारे, 8 बचे, तो यहां पर हो जाएगा 82। ठीक है, तो 11 7 77। ठीक है, 11 7 77 हो जाएंगे। अब देखो 78 79 80 81 82, अब बचे हमारे पास में 5, तो यहां पर 5 आ जाएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 59। इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कटेगा। अब 11 से भी नहीं कट रहा है, तो अब इसके बाद में अभाज्य संख्या क्या होती है, 13। अब 13 से काट के देख लो भैया, 13 से काटते हैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, तो 78 तो ज्यादा हो जाएगा, 13 पंजे 65। ठीक है, 13 पंजे 65, 66 67 68 69 70 71 72 73 74, 9 बचे, तो यहां पर हो जाएंगे हमारे कितने, 92। तो अब 13 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 92 आ जाए, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 सत्ते 91। तो देखो यहां पर हो रहा है 92, तो 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 13 सत्ते 91 हो गया, लेकिन यहां पर था 92, तो एक बचा, अब यहां पर हो गए 19, तो इसका मतलब ये 13 से भी नहीं कट रहा है। अब 13 से नहीं कट रहा है तो भैया इसके बाद में अगली संख्या आती है हमारी क्या, 13 के बाद में 14 15 16 17 आती है। तो अब 17 से काट के देख लो, तो 17 से काटेंगे तो देखो भैया 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85, तो 85 ज्यादा हो जाएगा, 17 चौके 68। ठीक है, 17 चौके 68, 69 70 71 72 73 74, 6 बचे, तो यहां पर हो जाएंगे 62। ठीक है, तो 17 तिया 51। ठीक है, तो ये हो गया 17 तिया 51, 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62। अब बचे हमारे पास में कितने, 9 और 2 11, तो यहां पर हो जाएंगे हमारे 11, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो 119 हो गया, तो 17 सत्ते कितने होते हैं, तो 17 सत्ते कितने होते हैं, 119 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 437। अब देखिए भाई 17 से हमने काट दिया, अब 17 के बाद में अगली अभाज्य संख्या क्या है, तो देखो भाई 18 19 है, तो अब 19 से काट के देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है 43, तो 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 दिया करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 19 दूनी हो गया 38, 39 40 41 42 43, अब बचे हमारे पास में 5, तो यहां पर हो गए कितने 57, तो 19 दिया हो जाएगा हमारा 57। ठीक है, अब यहां पर कितना बचा 23, तो अब 23 को 23 से ही काट सकते हैं, 23 एकम 23, तो इसके हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 7429। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 17 19 और 23, तो ये हमने लिख दिया 17 गुणा 19 और गुणा 23, बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अब यहां पर देखो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इनको व्यक्त करना है। ठीक है, देखो सवाल को एक बार फिर से हम समझते हैं। देखो क्या दिया गया है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, इनके HCF और LCM ज्ञात करना है। ठीक है, फिर उसके बाद में हमें यह सिद्ध करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो LCM गुणा HCF के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो पहले सवाल को हम हल करते हैं। देखो यहां पर क्या है 26 और 91 है। ठीक है, तो सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेते हैं। देखो 26 के गुणनखंड निकाल लो, इसके बाद में यहां पर 91 के भी गुणनखंड निकाल लो।
ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर 26 की क्या हो जाएगा, देखो भाई 26 है तो यहाँ पर 2 से कट जाएगा, देखो 2 एकम 2 और 2 तिया 6। अब ये 13 से कटेगा तो यहाँ पर देखो 13 एकम 13। अब यहाँ पर देखो ये 91 है तो ये 7 से कट जाएगा, देखो 7 एकम 7, यहाँ पर 9 है तो 2 बचेंगे, यहाँ पर हो जाए कितना 21, तो 7 तिया 21, 13 बार में कटेगा। इसके बाद में 13 से काट देते हैं, 13 एकम 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 26 के हमारे गुणनखंड क्या क्या आए हैं, ये हमने लिखा 26, 26 के गुणनखंड क्या क्या है, 26 सॉरी 2 13 और 1 है, ठीक है। तो ये हमने लिखा 2 गुणा 13 गुणा 1, ठीक है। 91 के गुणनखंड क्या क्या है, तो ये हमने लिखा 91 बराबर, इसके गुणनखंड क्या क्या है, देखो 7 13 और 1 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 गुणा 13 और गुणा 1, ठीक है। ये हमने गुणनखंड कर लिए हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। देखो एलसीएम जब हम निकालेंगे, हम यहां पर लिखते हैं एलसीएम। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले जिस संख्या का जोड़ा मिल रहा है उस संख्या को लिखेंगे। यहां पर देखो 13 का जोड़ा मिल रहा है तो सबसे पहले 13 को लिख लेंगे एक बार, ठीक है, गुणा। इसके बाद में देखो 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है तो यहां पर 2 को लिख देंगे, 7 का भी जोड़ा नहीं मिल रहा है तो यहां पर 7 को लिख देंगे, ठीक है। यहां पर 1 है तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। इनको गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो 13 दूनी 26, तो ये हो गया 26 गुणा 7। तो यहां पर देखो 7 छिंग 42, 42 की 2 हाथ से लग जाएगा 4, 7 दूनी 14, 14 और 4 कितने हो जाएंगे 18, यानी 182 हो गया। तो हमारा एलसीएम यहां पर कितना आ गया है, 182 आ गया है, ठीक है। आया समझ में यहां तक। अब इसके बाद में हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये हमने लिखा एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ में सिर्फ हमें वही संख्या लेना है जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहां पर 13 है तो यहां पर आ जाएगा भैया 13, और 1 भी कॉमन है तो यहां पर गुणा 1, यानी एचसीएफ हमारा कितना आ गया है भैया, 13 आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा हम इसको ऊपर खिसका लेते हैं, हमें पता चल गया भैया एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम है हमारा 182, एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ है हमारा भैया 13, तो ये हमने लिखा 13। देखो एलसीएम और एचसीएफ तो हमें पता चल गया, तो एलसीएम और एचसीएफ तो हमको पता चल गया भैया, एलसीएम है 182, एचसीएफ है 13। अब हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है, देखो सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसके बाद में जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। तो यहां पर इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं कि भैया फार्मूला क्या है, देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है काय के, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। यही तो हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी हैं उनको लिख लेते हैं, क्या है 26 और 91 है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे भैया 26 और दूसरी संख्या क्या है 91 है, ये बराबर काय के होना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ के। तो एलसीएम हमारा कितना 182, तो ये हमने लिखा 182, और एचसीएफ हमारा कितना है 13 है, तो ये हमने लिख दिया भैया 13, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखो भाई इनको गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, देखो 1 का करेंगे तो 26 का 26 ही आएगा, 9 का करेंगे 6 नाम 54 की 4 हाथ से लग जाएगा 5, 9 दूनी 18 और 5 हो जाएंगे 23, ठीक है। इनका गुणा करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, 4 और 2 हो गए हमारे 6, ये 3 और ये 2, ठीक है। इन दोनों को गुणा करने के बाद में हमारा कितना आया है 2366 आया है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं भैया इन दोनों गुणा करने के बाद में आया है 2366। अब इनको गुणा करने के बाद भी यही आना चाहिए, यही आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा कि भैया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के, ठीक है। आया समझ। चलिए तो अब 13 से इसमें गुणा करते हैं, तो देखो सबसे पहले 3 से करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, हाथ से लग जाएगा हमारा कितना, हासिल कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है, 3 दूनी 6। इसके बाद में 8 तिया 24, 24 की 4 हासिल आएगा 2, ठीक है। इसके बाद में 3 एकम 3 और 2 हो जाएंगे 5, ठीक है। इसके बाद में 1 से करेंगे तो हमारा 182 आएगा। अब इनको जोड़ो, देखो ये हो जाएगा हमारा 6, 4 और 2 हो जाएंगे हमारे 6, 5 और 8 हो जाएंगे 13, 13 की 3 हासिल 1, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। कितना आया, देखो यहां पर भी कितना था 2366 था, और यहां पर भी कितना था 2366 था, यानी LHS बराबर हो गया हमारा RHS, ठीक है। इसके नीचे हम एक लाइन लिख सकते हैं कि अतः LHS बराबर RHS हो गया है। इसका मतलब यह है कि दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, ठीक है। आ गया यहां तक समझ में। चलिए अब इसके बाद में हम एक सवाल और कर लेते हैं। देखो ये वाला जो सवाल है इसको आप करिएगा, मैं आपको ये वाला सवाल करवा देता हूं, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करिएगा तो आपको और भी अच्छे से क्या होगा, देखो प्रैक्टिस भी जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है।
तो ये वाला सवाल मैं करवा देता हूं 336 और 54। ठीक है, चलिए इसको करते हैं अब हम 336 और 54। तो एक संख्या है हमारी कितनी, 336 है, यानी पहली संख्या। ठीक है, यहां पर हम लिख देते हैं पहली संख्या हमारी कितना है, 336 है। अच्छा, दूसरी संख्या हमारी क्या है, दूसरी संख्या हमारी है 54। ठीक है, तो दूसरी संख्या हम यहां पर लिख देते हैं, दूसरी संख्या हमारी क्या है, 54 है। अब सभी के हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए भैया 336 के गुणनखंड निकालते हैं। तो यहां पर सबसे पहले इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, ये 2 से कट जाएगा। सबसे पहले 2 से काटते हैं, देखो 2 एकम 2, 3 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 13, तो 2 6 12। अब 13 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 8 16 और यहां पर 8 है तो 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8 और यहां पर 4 है, 2 दूनी 4। फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 3 से कटेगा, तो यहां पर देखो 3 7 21। ठीक है, अब 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड क्या क्या है उनको लिख लेते हैं। 336 बराबर गुणनखंड क्या क्या है, देखो 1 2 3 4, 4 बार 2 है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसके बाद में हमारा कितना है, 3 और 7 है, तो ये हो गया गुणा 3 और गुणा 7। ठीक है, 4 बार 2, 1 बार 3 और 7। ठीक है, इसके बाद में 54 के भी हम निकाल लेते हैं। तो 54 के अगर हम गुणनखंड निकालें तो क्या होगा, देखो सबसे पहले 2 से कटेगा, तो यहां पर देखो 2 दूनी 4, अब 5 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 14, 2 7 14। अब देखो 3 से कट जाएगा, 3 नाम 27, अब फिर 3 से 3 तिरका 9, फिर 3 से 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हमारे 54 के जो गुणनखंड आए हैं उनको हम यहां पर लिखेंगे। 54 गुणनखंड क्या क्या है, 2 और 3 बार 3 है, तो ये हमने लिखा 2 गुणा 3 गुणा 3 और गुणा 3, और इसके साथ में 1 भी है तो 1 को भी हम लिख देते हैं दोनों के साथ में। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसको हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने गुणनखंड करने के लिए किया था। हमें गुणनखंड पता चल गए हैं कि भैया गुणनखंड क्या क्या है, 336 के गुणनखंड ये है और 54 के गुणनखंड ये है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो। तो ये देखो ये कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर एक निशान लगा देते हैं, भैया हमने इसको लिख लिया, जो कॉमन है उसको लिख लिया। इसके बाद में देखो एक बार 3 यहां पर कॉमन है, ये दोनों कॉमन है तो यहां पर हमने 3 को भी लिख लिया। ठीक है, अब देखो और कोई भी चीज यहां पर कॉमन नहीं है। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं है उनको भी लिखना है। 2 2 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, इसके बाद में ये जो 3 है 2 बार है, तो यहां पर गुणा 3 गुणा 3 और लास्ट में हम यहां पर 7 है तो इस 7 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में। सबसे पहले क्या करना है, जब हम एलसीएम निकालेंगे जो कॉमन है उसको एक बार लिख लिया। ठीक है, और यहां पर 3 भी कॉमन था उसको भी लिख लिया। अब इसके बाद में 3 बार 2 है, हमने ये लिख लिया, ये 3 है 2 बार, ये लिख लिया, और 7 है तो हमने 7 को लिख लिया। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, बाकी सभी को हमें लिखना है। ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको गुणा कर लो, तो देखो भैया 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। इतने को गुणा करने के बाद में कितना आया, 48 गुणा यहां पर 3 तिरका 9 और 7। ठीक है, तो 7 नाम हो जाएगा 63, तो ये हमने लिख दिया 63। अब इनको गुणा कर लो, तो गुणा करेंगे, देखो 3 8 24 की 4 हासिल आएगी हमारी 2, 3 चौके 12 और 2 हो जाएंगे 14, तो ये हो गया 144। 6 से करते हैं, 8 6 48 की 8 हासिल आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इसके बाद में 4 6 24, 24 और 4 कितने हो जाएंगे, 25 26 27 28, तो ये हमने लिख लिया 28। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 4, 8 4 12 की आ जाएगी 2, हासिल आएगा हमारा 1। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 1 हो जाएगा 3। यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना आ गया है, 30 24 आ गया है। ठीक है, आया समझ में। अब एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ में सिर्फ वही संख्या लेना है जो कॉमन है। तो एचसीएफ में देखो भाई, एक तो ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसके बाद में एक हमारा ये 3 कॉमन आ रहा है दोनों में। इसके अलावा देखो कोई भी कॉमन नहीं है, 7 यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, 3 यहां पर लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। तो देखो 3 और 2, 2 ही कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहां पर एचसीएफ हो जाएगा हमारा कितना, 3 गुणा 2, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, तो अब हम सीधा सीधा लिखते हैं, ये जो कैलकुलेशन है इसको हम यहां से हटा देते हैं, डायरेक्टली हमारा जो एलसीएम एचसीएफ है उसको लिखते हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा कितना आ गया है, ये आ गया है भैया, हमारा एलसीएम आ गया है 30 24 और एचसीएफ आ गया है हमारा 6। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया है हमारा 6, तो इसको डायरेक्टली हम यहां पर लिखेंगे 6। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया, एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, ये तो हमने निकाल ही लिया। अब हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है कि भैया
पहली संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो पहली संख्या हमारी क्या थी, 336 थी, तो ये हो गया भैया 336 गुणा दूसरी संख्या क्या थी हमारी 54 थी, ठीक है। इसको बराबर होना चाहिए काय के, एलसीएम गुणा एचसीएफ के, यानी 30 और 24, ये हमारा हो गया एलसीएम गुणा एचसीएफ हमारा कितना है 6 है, ठीक है। सबसे पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 4 से करेंगे, देखो 4 6 24, 24 की 4 हासिल आ जाएगा हमारा 2, 4 तिया 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल आ जाएगा हमारा 1, इसके बाद में 4 तिया 12 और 1 13, ठीक है। इसके बाद में 5 से कर लेते हैं, 5 6 30 की 0 हासिल आ जाएगी हमारी 3, इसके बाद में 5 तिया 15, 15 और 3 कितने हो जाएंगे 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगा हमारा 1, 5 तिया 15 और 1 कितने हो जाएंगे 16, तो ये हमने लिख दिया 16। इनको जोड़ लेते हैं, ये हो गया 4, ये भी हो गया हमारा 4, 8 और 3 11 की 1 हासिल 1, 6 और 2 हो जाएंगे हमारे 8 और ये हमारा 1, ठीक है। कितना आ गया 18 144, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने के बाद में कितना आया है 18 144, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देते हैं भाई 18 144, ये इन दोनों को गुणा करने के बाद में आया। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं, तो देखो भैया 4 6 24 की हो जाएगी 4 हासिल आएगा 2, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 2 14, 14 की 4 हासिल आएगी 1, इसके बाद में 6 का 0 में करेंगे 0 और हासिल 1 आ जाएगा, तो 1 का हमारा 1 आ गया। इसके बाद में 6 तिया 18, तो ये देखो 18। अब देखो भैया ये दोनों तरफ सेम आ गया, 18 144 आ गया, यहां पर भी 18 144 आ गया। इसका मतलब ये है कि भैया LHS बराबर RHS हो गया है। अब हम यहां पर एक लाइन लिखेंगे क्या, कि भैया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या करने पर ये आता है, यानी LHS बराबर RHS हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुणा HCF के, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए, तो एक सवाल जो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था, इसको आप हल करिएगा, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद में अब यहां पर हमारा अगला सवाल आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो इनके हमें क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अब हमें क्या करना है, देखो नॉर्मली जो हमने ऊपर गुणनखंड करके हमने LCM और HCF निकाला था, सेम वैसे ही हमें यहां पर करना है। तो इसमें से मैं सिर्फ आपको 2 सवाल कराऊंगा, एक सवाल यहां पर भी आप खुद करके देखिएगा ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल करते हैं। सबसे पहले देखो 12 के गुणनखंड हम निकालेंगे, तो 12 के गुणनखंड क्या होंगे, देखो सबसे पहले 2 से, 2 6 12, इसके बाद में देखो 2 तिया 6 और यहां पर 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो 12 के हमारे गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 2 2 और 3। तो ये हमने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 3 और साथ में 1 को भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में क्या है 15, 15 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो देखो भैया 15 3 से कटेगा, 3 5 15 और फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। तो 15 के हमारे गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 5 3 5 और 1। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 5 गुणा 1, ठीक है। इसके बाद में 21 है, तो 21 के भी निकाल लेते हैं। तो यहां पर देखो 3 से करेंगे 30 7 21, 7 से करेंगे 7 एकम 7। तो 21 के हमारे गुणनखंड क्या क्या आ गए हैं, 3 7 और 1। तो यहां पर लिखेंगे 3 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है। तीनों संख्याओं के गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले तो LCM निकालना है। LCM कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया। सबसे पहले देखिए इन सभी में जो कॉमन है उसको लेना है। तो कॉमन देखो 1 है, तो सबसे पहले 1 ले लिया हमने, तीनों में कॉमन है। इसके बाद में देखो 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये हमने 3 ले लिया, ठीक है। अब जो बचे हुए हैं उन सभी को भी लेना है। देखो अब कुछ भी कॉमन नहीं है, देखो 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें लेकिन इसमें नहीं है। अब जो बचे हुए उनको ले लो। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो हम यहां पर लेंगे 2 गुणा 2, ठीक है। इसके बाद में 5 है और 7 है, तो ये हमने ले लिया गुणा 5 और गुणा 7, ठीक है। समझ में आ गया। सबसे पहले जो कॉमन है उसको एक बार लेना है, जो बचे हुए उनको फिर बाद में लेना है, ठीक है। अब इनका गुणा कर लीजिए। तो देखो भैया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, तो ये हो गया 60 और गुणा कर दीजिए इसमें ये वाले 7 का, तो कितना हो जाएगा 0 7 6 42, यानी कितना हो गया 420। तो LCM हमारा निकल करके आ गया है 420, ठीक है। अब HCF कैसे निकलेगा, तो HCF निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधा सा काम है, जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है। तो कॉमन हमारा सिर्फ क्या है, 3 है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो सीधी बात है HCF हमारा सिर्फ क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो भैया देखो हमने अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में हमने LCM निकाला 420 आया और HCF निकाला 3 आया। बस इतना ही हमें यहां पर करना था, इसके आगे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है।
समझ में आ गया। इसके बाद में हम एक सवाल और करते हैं, ये वाला। इसके बाद में ये जो तीसरा सवाल है इसको आप करिएगा, ठीक है। चलिए, क्या है, 17, 23 और 29। ठीक, तो यहां पर हम लिखेंगे 17, 23 और 29। इनका हमें क्या करना है, एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो भैया ये संख्याएं अभाज्य हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड सिर्फ दो होते हैं। क्या होते हैं, एक तो एक होता है, एक स्वयं होता है, इसके अलावा कोई भी इसका गुणनखंड नहीं होता। तो 17 के गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 17 गुणा 1। 23 के अगर हम गुणनखंड करेंगे, 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसका भी क्या होगा, 23 गुणा 1 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद में आता है हमारा क्या, 29। तो ये हमने लिखा 29। 29 के क्या है, 29 गुणा 1। ये तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंड हो गए। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जो कॉमन है उसको ले लो, तो कॉमन है 1 गुणा, इसके बाद में जो कॉमन नहीं है उनको ले लो, 17, 23 और 29, ये कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहां पर आ जाएगा 17 गुणा 23 और गुणा 29। इन सभी को गुणा कर लेते हैं। तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले इनको गुणा करेंगे, तो 23 और 17 का करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने लिखा 23 गुणा 17। चलिए, 17 तिया कितने होते हैं, 51। 51 की 1 हाथ से ले जाएगा 5। 17 दूनी कितने होते हैं, 34। 34 और 5 कितने हो जाएंगे, 35, 36, 37, 38, 39। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 39। कितना हो गया, 391, ठीक है। अब इसमें हमें गुणा करना है 29 का, तो 29 का भी कर लेते हैं। तो देखो 9 का करेंगे, 9 एकम 9, 9 नाम 81 की 1 हाथ से ले जाएगा हमारा 8, ठीक है। इसके बाद में 9 तिया 27, 27 और 8 कितने हो जाएंगे, 29, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 36, ठीक है। तो कितना हो गया, 36। तो यहां पर हम लिखेंगे 36, ठीक है। अब 2 का कर लेते हैं, 2 एकम हो जाएगा 2, 9 दूनी 18 की 8 हाथ से ले जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद में 2 तिया 6 और 1 हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। समझ में आ गया। देखो 2 एकम 2, 9 दूनी 18 की 8 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। इनको जोड़ लो, ये हो गया 9, 2 और 1 हो गया हमारा 3, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 और 7 हो जाएंगे 11। यानी हमारा एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम हमारा निकल करके आ गया है, इसको हमने गुणा किया है तो कितना आ गया है, 114 और 39, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे 114 और 39। ये हमारा क्या आ गया है, एलसीएम आ गया है। अच्छा, एचसीएफ क्या होगा, जो सभी में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। तो कॉमन हमारा क्या है, सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इस प्रकार से हमें सॉल्व करना था, ठीक है। और बाकी ये वाला मैंने आपको होमवर्क दिया था 8, 9 और 25, ये आप घर पे करके देखिएगा। बाकी 2 मैंने आपको करवा ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में एक और सवाल आता है हमारे सामने। एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का 9 दिया है और एलसीएम हमें दिया गया है 306 इन दोनों का, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है। देखो, ये हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, ये दोनों संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ हमें निकाल कर दिया गया है 9 है, और हमें बताना है कि भैया इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। आया समझ। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें दिया गया है, ठीक है। दिया गया है, जो हमें दिया गया है वो लिखेंगे। क्या दिया गया है, संख्याएं, जो संख्याएं हैं वो हमें दी गई हैं। संख्याएं क्या क्या हैं, एक तो है हमारी 306, ठीक है, और दूसरी संख्या हमारी क्या है, 657 है, ठीक है। दोनों संख्याएं सेम है। इसके बाद में हमें क्या दिया गया है, एचसीएफ दिया गया है। क्या दिया गया है, एचसीएफ हमें दिया गया है, दोनों संख्याओं का क्या है, 9 है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है कि भैया इनका एलसीएम क्या होगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो भैया हम ये जो दोनों संख्या हैं इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड करें, फिर उसके बाद में हम उनका एलसीएम निकालें, लेकिन वो प्रक्रिया काफी लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर होता है काय के, एलसीएम गुणा एचसीएफ के। ये फार्मूला हमने अभी पढ़ा था कि भैया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है काय के, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। तो देखो भैया, दोनों संख्याएं हमें दी गई हैं, क्या है, 306, ठीक है, गुणा 657, ये दोनों संख्याएं हैं, तो हमने ये लिख दिया। इसके बाद में एलसीएम हमें निकालना है, तो एलसीएम को मान लेते हैं x, ठीक है। यहां पर एचसीएफ हमें कितना दिया गया है, 9 दिया गया है, तो यहां पर हम लिख देते हैं 9, ठीक है।
अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा एलसीएम कितना है। ठीक है, तो देखो यहां पर जो 9 है ये इसकी गुणा में है, इसको इस तरफ लाएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर, ये तो पहले से है ये संख्या, तो ये हो गया देखो 306 गुणा 657। ठीक है, अब यहां पर 9 के साथ गुणा में क्या था, x के साथ में गुणा में क्या था 9, तो 9 को हम नीचे भेज देंगे, देखो इसके नीचे आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा पलट कर लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो 9 है इसके नीचे आ जाएगा, तो नीचे हमने यहां पर लिख दिया 9। ठीक है, समझ में आ गया, यानी x उस तरफ लिखा था हमने इस तरफ लिख दिया और 9 को नीचे ले आए। आगे समझ में। चलिए अब जो कट रहा है उसको काट दो, तो चलिए काटते हैं। देखो यहां पर 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9। ठीक है, यहां पर देखो 3 एकम 3, इसके बाद में 0 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 102 आ गया। फिर से 3 से कट जाएगा, देखो 3 एकम 3, यहां पर कितना है देखो 10 है, तो 3 तिरका 9। ठीक है, अब 10 थे तो एक बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, 3 चौके 12। तो x बराबर हमारा कितना आ गया है, इसको काटने के बाद में कितना आया 34 और गुणा यहां पर कितना है 657, तो ये हो गया 657। अब इनका हमें क्या करना है, सीधे गुणा कर लेना है, तो 34 और 657 का गुणा कर लेते हैं। देखो ये हो गया 34, इसको इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, क्या है 657 और 34 का हम गुणा कर लेते हैं। तो सबसे पहले 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आएगा हमारा 2। ठीक है, 4 पंजे 20 और 2 22, 22 की 2 हासिल फिर से हमारा 2 आ जाएगा। इसके बाद में 4 छिंग 24, 24 और 2 कितने होते हैं 26, तो ये हो गया हमारा 26। अब 3 से करते हैं, 30 7 21 की 1 हासिल आ जाएगा 2, 3 5 15, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 16 17, तो 17 की आ जाएगी 7 हासिल आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, 3 छिंग 18, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, तो ये हमने लिखा 19। ये देखो 8 के 8, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3, 6 और 6 12 और 1 13 की 3 हासिल 1, 9 और 2 11 और 1 12, 12 की 2 हासिल 1, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो बस हमारा यहाँ पर x बराबर, यानी इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आएगा 22,338। तो ये जो 22,338 आया है यही हमारा क्या है, यही हमारा एलसीएम आ चुका है, क्योंकि एलसीएम को हमने x माना था, x की वैल्यू हमने निकाल दी, क्या आई है 22,338। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें इस टाइप के सवालों को करना है। ठीक है, जैसे हमने यहां पर लिखा, दिया गया है, जो संख्या दी गई थी वो लिखा हमने, इसके बाद में हमने HCF हमें दिया गया था वो लिखा, फिर हमने फार्मूला लगा दिया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा HCF के, तो हमने इस प्रकार से यहां से HCF को ज्ञात कर लिया है। इसके बाद में देखो हमें यहां पर एक सवाल दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, देखो यहां पर हमें सवाल को सबसे पहले समझो, ये सवाल क्या है समझने वाला है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। देखो यहां पर क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, n जो है देखो n यहां पर जो है वो कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है, n की वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, वो संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि भाई देखो ये जो 6 है इसके ऊपर घात लगी हुई है n, अगर हम n की वैल्यू कुछ भी रखें तो क्या कोई ऐसी संख्या हमें मिल सकती है जिसका इकाई का अंक 0 हो, यानी वो संख्या 0 पर समाप्त हो। तो देखो 0 पर कोई भी संख्या तभी समाप्त होती है जिसका गुणनखंड में 5 आता हो। देखो जैसे हमने लिखा 2 गुणा 5, ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम गुणा करें कितना आएगा 5 दूनी 10 आएगा। ठीक है, अब इसका गुणनखंड क्या है 5 है, तो इकाई अंक में क्या आया 0 है। अगर इसके किसी भी मतलब इसके गुणनखंड में अगर 5 नहीं है तो उसके इकाई अंक में कभी भी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, आया समझ में। यानी कि हम इसको ऐसे पता कर सकते हैं कि भैया 6 के हम गुणनखंड करेंगे, अगर 6 के गुणनखंड में 5 आता है तो समझ जाएंगे कि भैया इसका इकाई अंक 0 होगा, अगर 5 नहीं आता है तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये जो संख्या है इसका इकाई अंक कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 6 के गुणनखंड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 के अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 6 की पावर n बराबर 2 गुणा 3 और इसकी पावर n, इसकी पावर n। अब देखो इसके गुणनखंड क्या है, देखो 2 है और 3 है, इसके अलावा कोई और गुणनखंड है नहीं है, इसका गुणनखंड 5 नहीं है, तो हम लिखेंगे कि भैया 6 की पावर n के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, 5 नहीं आता है। इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है कि हम
n की वैल्यू कुछ भी रखें, n की वैल्यू कुछ भी रखें, कुछ भी रखें, कभी भी ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, आया समझ में? अगर हमें पता है कि भैया अगर इसका गुणनखंड में 5 होता तो सीधी बात है कि भैया इसका इकाई 0 हो सकता था, लेकिन इसके गुणनखंड में 5 नहीं है। इसका मतलब हम यहां पर ये जो n है इसकी वैल्यू कुछ भी रख दें, कभी भी इसका इकाई अंक 0 नहीं आ सकता है। बस इतना ही हमें लिखना है, बस सवाल हो गया। इसके बाद में हमारा अगला सवाल है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 5 भाज्य संख्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है। भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? जैसे कोई संख्या है, देखो एक भाज्य संख्या है 6, भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो देखो भाज्य संख्या की परिभाषा होती है वो संख्या 1 से भी कटती है, इसके अलावा कोई दूसरी संख्या जैसे 6 है ये 2 से भी कट सकता है, इसके बाद में ये 3 से भी कट सकता है और ये यहां पर 6 से भी कट सकता है। ठीक है, भाज्य संख्या की परिभाषा ये है कि वो संख्या 1 से कटती है, इसके अलावा स्वयं से कटती है और इसके अलावा किसी दूसरी संख्या से भी कटती है, तो उसको हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं। और यहां पर भी हमसे यही पूछा है कि व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये क्या है? भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या होगी तो क्या होगा भैया? उसका गुणनखंड 1 भी होगा, कोई दूसरी संख्या भी होगी, यानी उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो वो भाज्य संख्या होगी। तो हम यहां पर यही चेक करेंगे कि भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो यहां पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या लिख सकते हैं? हम जानते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या के एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड भी होते हैं। ये हम लाइन लिख सकते हैं, अन्य गुणनखंड भी होते हैं। ठीक है, होते हैं। अतः इनके अगर इन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप समझ गए? ये लाइन लिखने के बाद में अब हम क्या करेंगे? इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें दिया गया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसको सबसे पहले गुणा करिए। तो गुणा करेंगे, देखो भैया 7 और 11 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 77। इसके बाद में गुणा 13 और प्लस 13। ठीक है, चलिए 13 7 91 की 1 हाथ से लग जाएगा हमारा 9, फिर 13 7 91 और 9 कितने हो जाएंगे? 92 93 94 95 96 97 98 99 100। कितने हो गए हमारे यहाँ पर? 100 हो गए। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 100। ठीक, अब हमें क्या करना है? इसमें 13 को हमें जोड़ना भी है, तो 13 को जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा? देखो 1 और 13 कितने हो जाएंगे? 14, यानी ये हो जाएगा हमारा 1014। ठीक है, 1014 हो गया। अब ये हमें एक संख्या मिल गई 1014। अब हम इसके गुणनखंड कर देते हैं। अगर इसके गुणनखंड हो जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले देखो भाई ये 2 से कट जाएगी, तो 2 पंजे 10। ठीक है, 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 2 सत्ते 14। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखो 7 और 5 होते हैं 12, ये 3 से भी कट जाएगी। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 2 बचेंगे, यहां पर हो जाएंगे 20, तो 3 18, 2 बचेंगे, यहां पर हो जाएंगे 27, तो 3 नाम 27। ठीक है, अब ये 169 आ गया। तो 169 देखो इतने में ही हमें पता चल गया कि भाई ये जो संख्या है इसके गुणनखंड देखो 1014, इसके गुणनखंड क्या आ गए हैं? 2 गुणा 3 गुणा 169। यानी ये जो संख्या है देखो 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है और ये 169 से भी कट रही है। अतः हम कह सकते हैं, अतः ये संख्या क्या है? भाज्य है। ये संख्या क्या है? भाज्य है। आ गया समझ में? चलिए अब इसके बाद में एक और संख्या है ये वाली, इसको भी चेक कर लेते हैं। क्या है देखो, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है? 7 6 5 4। ठीक है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, इसके बाद में गुणा 3 2 1 है। ठीक है, गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1
और प्लस का है 5। ठीक है, अब इसका भी हमें यही करना है जैसा हमने वहां पर किया था। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखो इनका गुणा करेंगे सबसे पहले। 7 6 42 गुणा 5। ठीक है, यहां पर 5 चौके 20 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 20 लिख देते हैं। ठीक है, ये हमने 20 लिख दिया। फिर इसके बाद में गुणा 3 दूनी हो जाएगा 6। ठीक है, और गुणा 1 और प्लस का 5। ठीक है, अब इन दोनों को कर दो तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और 0 कितना हो गया, इन दोनों गुणा करने के बाद में आया 840 गुणा 6 गुणा 1 करेंगे तो 6 ही आएगा और प्लस का 5। अब इनका कर दो तो ये हो जाएगा 0, 4 6 24 की 4 हासिल आएगा हमारा 2। ठीक है, फिर इसके बाद में 8 6 48 और 2 कितने हो जाएंगे 49 50। तो यहां पर हमने लिख दिया 50 और इसके बाद में इसमें 5 को हमें जोड़ना है। तो 5 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 0 4 और ये 5 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 45। अब इसके अगर हम गुणनखंड करेंगे, जैसे 50 45 है, इसके गुणनखंड कर लो। तो सबसे पहले देखो भाई 5 से कट जाएगा, 5 4 9 और 5 कितने होंगे 14। हाँ 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5 0 और यहाँ पर 5 नाम 45। ठीक है, 1 मिनट। देखो 5 एकम 5 यहाँ पर 0, फिर 4 में भाग लगाई नहीं जाएगा तो ना जाने की 0 और यहाँ पर 5 एकम 5 नाम 45। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में देखो ये काय से कट सकता है। अब अगर ये ना भी कटे तो भी देखो इसका एक गुणनखंड आ गया 5, जैसे कि 5045 इसके गुणनखंड देखो एक तो 1 हो गया, इसके बाद में इसका गुणनखंड 5 हो गया, इसके बाद में इसका गुणनखंड ये भी हो गया 1009 भी हो गया और इसके बाद में ये तो है ही। इसका मतलब ये है कि भैया ये जो संख्या ये 5 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या क्या है, भाज्य है। 5 से भी हो रही है, ये 109 से भी हो रही है, 1 से भी हो रही है और स्वयं से भी हो रही है। इसका मतलब ये क्या है कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है। आया समझ में? इस प्रकार से हमें इनको हल करना है। ठीक है, इसके बाद में भाई एक और हमें सवाल दिया गया है। किसी खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो भैया सीधा सीधा यहां पर लिख लो 18। ठीक है, फिर इसके बाद में देखो जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो यहां पर 12 भी लिख लो। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, लगते हैं मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करें तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो इसमें हमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो दोनों संख्याएं हैं इनका HCF निकाल लो, सॉरी इनका LCM निकाल लो। LCM निकाल देंगे वही इनका प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, देखो 2 नाम 18 और यहाँ पर 2 6 12। फिर 2 से करते हैं, देखो 9 में नहीं जाएगा, 9 को ऐसे ही छोड़ो, 2 3 6। फिर यहाँ पर देखो 3 से कट जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, इन सभी को गुणा कर लो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी कि भैया 36 सेकंड बाद। यहां पर मिनट में होगा तो देखो मिनट का आ जाएगा, अगर सेकंड का होगा तो सेकंड में। देखो मिनट लगते हैं, यानी 36 मिनट बाद। ठीक है, 36 मिनट बाद वो पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले सवाल को हल करते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 1.2, यानी प्रश्नावली 1.2 के सवाल अब हम हल करेंगे। तो यहां पर देखो इस तरह के सवाल आएंगे। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में जरूर से आएगा। जैसे यहां पर √5 है तो √3 आ सकता है, √2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हमें वहां पर उसको प्रूफ करना होगा, लेकिन तरीका यही सेम रहेगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे इस तरह के सवालों को देखकर डरते हैं कि भाई ये सवाल कैसे हल होगा, यानी उनको समझ नहीं आता है। लेकिन आज मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा, भैया पूरी जिंदगी आप इस तरह के सवालों को नहीं भूलेंगे, सवाल को ढूंढकर हल करेंगे कि भाई ये जो सवाल है इस तरीके से हल होता है। ठीक है, चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है, हम सबसे पहले ये मान लेंगे कि भैया माना ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है, हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। लेकिन हम इसका उल्टा मानेंगे कि भैया मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के जो नियम होते हैं उनको फॉलो करेगी। अगर उनको फॉलो नहीं करेगी तो हम बोल देंगे कि भैया ये जो है इसके नियम को फॉलो नहीं कर रही, इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब हम यहां पर लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने परिमेय संख्या इसको मान लिया। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम ए और बी दो सह अभाज्य, ठीक है, यानी सह अभाज्य संख्या हम ले रहे हैं। अब हम ए और बी दो सह अभाज्य संख्या, ये लाइन आपको भी लिखना पड़ेगी, ठीक है, इसके भी आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि √5 बराबर a/b, जहां b जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, हमने क्या किया, देखो, माना √5 एक परिमेय संख्या है, हमने परिमेय संख्या मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो a और b दो सह अभाज्य संख्या हम इस प्रकार लेते हैं कि √5 के बराबर में a/b होगा, जहां पर b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, यानी ये जो है ये बटे वाली संख्या के बराबर होगी, यानी a/b के बराबर होगी, जहां b जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, यहां तक आपको करना है। हर सवाल में इस तरह का कोई भी सवाल होगा, आपको यहां तक इतनी लाइन लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, इसको हल करेंगे। अब देखो यहां पर ये जो b है इसके बटे में है यानी भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, √5b बराबर a। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों तरफ ये हमने वर्ग किया। ठीक है, वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहां से वर्ग से ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5b²। अब b है, b के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, बराबर a²। ठीक है, यहां पर हम लिख भी देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो 5b² बराबर a² आ गया। अब यहां पर देखो हमें एक चीज देखने को मिल रही है, देखो इसका गुणांक क्या है, 5 है, मतलब ये संख्या 5 से विभाज्य है। जब ये वाली संख्या 5 से विभाज्य है तो इसके बराबर क्या है, a है, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, a² 5 से, ठीक है, a² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, विभाज्य होगी। ठीक है, ये तो हमें पता ही चल गया कि भैया देखो इसका गुणांक है 5, ये 5 से विभाज्य है, इसके बराबर में है ये, तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। तो जब ये 5 से विभाज्य है तो हमने लिखा a² 5 से विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाजित होगी, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, देखो, अब देखो भाई हमें विभाज्य का पता चल गया, तो अब हम यहां पर ले सकते हैं a बराबर 5c, क्योंकि a जो है वो 5 से विभाज्य है, तो a के बराबर में जो भी संख्या होगी उसका गुणांक 5 जरूर होगा। तो हमने यहां पर लिखा कि भैया a बराबर जो है वो 5c है। ठीक है, c कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पर आप कोई भी संख्या रखेंगे तो वो 5 से विभाज्य जरूर होगा, क्योंकि इसका गुणांक 5 है। ठीक है, तो हमने यहां पर लिखा a बराबर 5c। ठीक है, लेने पर, यहां पर हम लिखेंगे a बराबर 5c लेने पर, जहां c कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब है कि भैया यहां पर कोई भी जो संख्या आएगी c के स्थान पर वो धनात्मक होगी, यानी ऋणात्मक नहीं होगी, यानी पॉजिटिव नंबर होगा और वो पूर्णांक होगा, ये हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे भैया, ये जो a बराबर हमने 5c माना है ना, इसको उठा करके यहां पर हम रख देंगे इस वाले सिचुएशन में। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 5b² बराबर a के स्थान पर क्या रखेंगे, 5c, यहां पर a के स्थान पर क्या रखेंगे, 5c। अब एक पर स्क्वायर है तो यहां पर भी स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, आया समझ में यहां तक। अब हम क्या करेंगे भैया, ये तो हो गया हमारा 5b² बराबर, यहां पर 5 का स्क्वायर होगा, कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और c² करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारा c²। ठीक है, अब 5 से इसको काट सकते हैं, देखो 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये आ गया हमारा b² बराबर 5c²। ठीक है, जैसा देखो हमारा यहां पर आया था, देखो यहां पर आया था 5b² बराबर a², ऐसे यहां पर आया है हमारा 5c² बराबर b² आ गया। अब
देखो जहां पर ये देखो 5c², यानी ये जो 5c है, ये जो 5 है ये c से डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका गुणांक क्या है 5 है, मतलब ये 5 से विभाज्य है। जब ये 5 से विभाज्य है तो ये भी 5 से विभाज्य होगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं अतः b² 5 से विभाजित है, b² जो है 5 से क्या है विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हमने यहां पर लिख दिया कि भैया जब b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगी। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि a और b, देखो a भी जो है हमारी 5 से विभाजित है और b भी 5 से विभाजित है। ठीक है, a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ मतलब कि दोनों का एक साथ गुणनखंड क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो इन दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। अब लेकिन a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, तो ये हमारी परिमेय संख्या की परिभाषा के विरुद्ध जा रहा है। परिमेय संख्या की परिभाषा के विरुद्ध जा रहा है, यानी परिमेय संख्या की परिभाषा में ये नहीं आता कि जो संख्या है उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। अब लेकिन यहां पर है, तो ये क्या हो गया, हमने जो माना था उसका विरोधाभास हो गया। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं, लेकिन यह हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने त्रुटिपूर्ण माना था, हमने वहां पर उसको अपरिमेय संख्या की जगह परिमेय संख्या मान लिया था। तो यहां पर ये परिमेय संख्या को फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ में आया? इसको एक बार और समझ लेते हैं, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमसे कहा गया सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या किया, इसके विपरीत हमने ये माना कि भैया माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब हम a और b दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि √5 बराबर a/b, जहां पर b जो है वो 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि परिमेय संख्या तभी होती है जब जो b है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया, b का गुणा यहां पर किया और दोनों ओर वर्ग कर दिया। वर्ग करने के बाद में आया हमारा 5b² बराबर a²। अब देखो यहां पर b का गुणांक 5 है, मतलब b जो है ये वाली जो संख्या जो भी होगी ये 5 से विभाजित होगी। अब इसके बराबर में ये है तो ये भी 5 से विभाजित होगी, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर लिखा a² जो है वो 5 से विभाजित है, तो a भी यानी a² है, अब उसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो a² जो है वो 5 से विभाजित होगी, तो a भी 5 से विभाजित होगी। तो हमने क्या किया, a बराबर 5c ले लिया। अब 5c इसलिए लिया, देखो 5 का गुणांक है, मतलब ये 5 से विभाजित है, तो हमने c कोई भी संख्या हो सकती है, यहां पर कोई भी संख्या अगर c के स्थान पर रखेंगे तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी, जहां पर जो c है वो क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहां पर 5b² यानी ये वाला जो सिचुएशन है इसमें हमने a की वैल्यू ये रख दी 5c²। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, 5b² बराबर, यहां पर हमने दोनों वर्ग किया तो 5b² बराबर यहां पर क्या आ गया 25c²। ठीक है, इसको हमने काट दिया इसको हमने काट दिया तो ये हो गया हमारा b² बराबर 5c²। अब यहां पर भी देखो इसका गुणांक 5 है, मतलब ये 5 से विभाजित है, जब ये विभाजित है तो ये भी होगा। तो हमने यहां पर लिखा b² 5 से विभाजित है तो b भी 5 से विभाजित होगा, ये हमने लिख दिया। अब देखिए
अब यहां पर b भी 5 से विभाजित है और a भी 5 से विभाजित है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 5, जो कि परिमेय संख्या की परिभाषा में नहीं आता। परिमेय संख्या के संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, ठीक है। तो इससे हमें पता चल गया कि भैया यहां पर ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमने ये लिख दिया। लेकिन ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आ गया समझ में? अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक और सवाल है हमारे पास में। देखो यहां पर इस तरह के सवाल है ना, ये और भी आसान होते हैं। कैसे होते हैं? देखो यहां पर पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हल, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब हम यहां पर मानेंगे, माना कि 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। हमने इसका विपरीत मान लिया कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। अब परिमेय संख्या है तो अब हम a और b दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/b, जहां b जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। इतना तो हमें हर सवाल में लिखना है, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे, ठीक है। ये जो 3 है इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2√5 बराबर a/b, और ये जो 3 है इस तरफ प्लस का है, उस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां पर देखो 2 भी है, इस 2 को भी हम नीचे यहां पर ले आते हैं, ठीक है। तो नीचे लाएंगे तो आ जाएगा हमारा √5 बराबर, यहां पर हो जाएगा हमारा a/b, ठीक है। और ये जो 2 है देखो यहां पर b के साथ में आ जाएगा, माइनस यहां पर आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है। समझ में आ गया? यानी यहां से 2 हट गया तो इन दोनों के नीचे 2 आ जाएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहीं पर हमारा सवाल खत्म हो जाएगा। देखो यहां पर देखो क्या है, ये दोनों संख्याएं क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम यहां पर लिखेंगे कि a/2v और 3/2 दोनों परिमेय संख्या है। तो अब देखो ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो हम यहां पर यही लिखेंगे कि a/2v और 3/2 दोनों परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि भैया ये जो √5 है ये तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें पता है, लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो अब देखो ये तो हमें पता चल गया कि भैया जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन इसका तो हमें पता है कि भैया √5 जो है ये परिमेय संख्या नहीं है। जब ये दोनों बराबर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये हमने त्रुटिपूर्ण तरीके से माना है, यानी हमने वहां पर गलत माना है। अगर हम वहां पर अपरिमेय मानते तो सही होता, लेकिन हमने वहां पर परिमेय माना है। तो हम यहां पर लिखेंगे जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः जो संख्या
संख्या, क्या संख्या थी भैया हमारी संख्या थी 3 + 2√5, ठीक है। जो संख्या 3 + 2√5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहां पर हम लिख देंगे अपरिमेय संख्या है। बस यहां पर हमारा सवाल खत्म हो गया। तो इस तरह के जो सवाल हैं इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बहुत ही आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। क्या है देखो, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। इसके बाद में अब हम a और b दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि 3 + 2√5 बराबर a/v होगा, जहां पर b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में यही होता है, ठीक है। 2√5 बराबर a/v -3, यानी 3 को हमने उस तरफ भेज दिया। अब इसके बाद में इसके साथ में 2 भी था, तो 2 को हमने नीचे भेज दिया। अब हमें पता है कि भाई ये जो संख्या ये क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहां पर हम लिखेंगे 2a/2v और 3/2 दोनों परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 है वो परिमेय संख्या नहीं है, तो एक परिमेय संख्या है जो हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, ठीक है। तो बस हमने यहां पर लिख दिया कि भैया अतः ये जो संख्या आपने दी थी वो संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल है। अब यहां पर 3 सवाल हैं, तो यहां पर मैं आपको 2 सवाल करवाऊंगा, कोई भी 2 सवाल, उसके बाद में एक सवाल आप करके देखिएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सवाल है इसको आप करके देखिएगा, क्योंकि ये पिछले सवाल की तरह ही हल होगा। बाकी ये 2 सवाल हम करते हैं, ठीक है। इस वाले को हल करते हैं। तो यहां पर क्या है देखो, सिद्ध कीजिए कि निम्न संख्याएं अपरिमेय है। तो हमें 1/√2 का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। ये हम पहला वाला हल कर रहे हैं, तो यहां पर इस तरीके से पहला लिख देंगे, ठीक है। तो हल, अब यहां पर लिखेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब हम a और b दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि 1/√2 बराबर a/b, जहां b बराबर नहीं होगा 0 के, ठीक है। ये हम सभी सवालों में लिखते हैं, ये लाइन हमने यहां पर लिख ली। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, ठीक है। इसको हल करने के लिए देखो बहुत शानदार तरीका बता रहा हूं। देखो यहां पर क्या है, √2 है, और √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हमको पता है। लेकिन हमें बताना है कि 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, ये जो √2 है ना, इसके बराबर में कोई संख्या लेकर के आएंगे, और वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय होगी तो इसके बराबर की संख्या परिमेय होगी। अभी देखो कैसे करते हैं, देखो इसको हम पलट देते हैं। इसको पलटेंगे तो क्या होगा, देखो इसको पलटेंगे तो √2 हमारा चला जाएगा ऊपर और बटे में आ जाएगा 1 बराबर, इसको भी पलट देंगे तो b आ जाएगा हमारा ऊपर और a आ जाएगा हमारा नीचे, ठीक है। अब नीचे 1 का मतलब है कि भैया नीचे 1 से भाग लगा देंगे तो वही संख्या आएगी। तो ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर b/a, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि भैया b और a ये क्या है, दोनों पूर्णांक संख्याएं, क्या है, दोनों पूर्णांक है। तो यहां पर हम लिख भी देंगे, यहां b और a दोनों क्या है, पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। तो b और a क्या है, b/a क्या है, b/a एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर जो संख्या होगी वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें पता है कि भैया √2 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर क्या दिखा रहा है कि भैया b/a एक परिमेय संख्या है, तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। तो ये क्यों हो रहा है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हो रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेकिन ये हमारी
त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, कल्पना के कारण हुआ है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आया समझ में? इस प्रकार से हमें इस तरह के सवालों को हल करना है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने यहां पर क्या किया, देखो ध्यान से। हमने ये माना कि भैया माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब हम a और b दो सह अभाज्य संख्या इस प्रकार लेते हैं कि 1/√2 बराबर a/b, जहां b जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। हमने इनको पलट दिया तो √2 चला गया ऊपर, बटे में आ गया 1 और यहां बराबर में आ गया b/a। अब इसमें हम 1 से भाग लगाएंगे तो यही आएगा। अब हमने यहां पर देखो b/a जो है, यहां पर b और a दोनों क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, तो b और a दोनों क्या है, पूर्णांक है। तो भैया b/a ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या इसके बराबर में जो संख्या होगी तो वो भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें ये तो पता है कि भैया √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन यहां पर दिखा रहा है कि भैया है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो माना था वो हमने गलत माना था। ठीक है, तो ये क्यों हुआ है, ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां तक क्लियर है? चलिए अब दूसरा वाला जो सवाल है उसको और हम हल कर लेते हैं। हाँ, 7√5 इसको भी हल कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम हल करेंगे। ठीक है, तो यहां पर हमें हल करना है 7√5 के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। ठीक है, अब परिमेय संख्या मान लिया है तो अब हम दो धनात्मक पूर्णांक सह अभाज्य संख्या a और b इस प्रकार लेते हैं कि लेते हैं कि 7√5 बराबर a/b हो, जहां पर b बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, ये हम हर सवाल में लिख रहे हैं तो हमने इसमें भी लिख दिया। अब इसको हम आगे हल करेंगे तो यहां पर देखो 7√5 बराबर क्या है, a/b है। ठीक है, अब देखो √5 का हमको पता है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, तो इसको हमें अलग करना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। तो इसकी गुणा में क्या है, 7 है, तो 7 को नीचे ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा √5 बराबर a/b, और जो 7 यहां पर गुणा में है तो नीचे यहां पर क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो a और b क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि a/7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब ये परिमेय संख्या, इसके बराबर में ये क्या है, ये √5 है, तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हुआ क्यों, ये क्यों हुआ है कि भैया ये दोनों को दिखा रहा है कि भैया ये दोनों संख्या क्या है, परिमेय है, लेकिन हमें पता है कि भैया √5 तो परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, ये फिर दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमने जो माना था वो गलत माना था। तो हम यहां पर लिखेंगे लेकिन ये हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अतः यहां पर हम अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया? देखो, इसी प्रकार से इन संख्याओं को हमें प्रूफ करना है
ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको हमारा जो पूरा चैप्टर है कक्षा 10वीं का चैप्टर अध्याय 1 जो है उसको पूरी तरह से हमने सॉल्व कर लिया है और मैंने आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है कि भाई हमें नहीं समझ में आई, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई जरूर से करेंगे और आपका जो भी डाउट है उसको जरूर से क्लियर करेंगे। ठीक है। और आगे भी हम क्लास 10th की और भी वीडियोस लाएंगे, चैप्टर 2 की भी वीडियोस आने वाली है, चैप्टर 3 की भी, यानी पूरी मैथ को हम जो है कंप्लीट करने वाले हैं। और इसके बाद में हम कुछ वीडियो ऐसी भी लाएंगे जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करवाएंगे जिनकी परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को चेक भी करते रहिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है नोटिफिकेशन नहीं पहुंचती है, तो आप चैनल को चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और ये जो मैंने आपको यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन करवाया है इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो हमारा टेलीग्राम पर जाइए, टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर आप जाएंगे तो इसका जो पीडीएफ है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा। ये आपके लिए एक नोट्स का काम करेगा, यानी आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आप इसी से जो है अपना रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।